हेलो दोस्तों, आज हमारी जो एनसीईआरटी साइंस की जो सीरीज़ है उसमें हमने फिज़िक्स सब्जेक्ट का चैप्टर लाइट का पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। जो कि आपको आपको पता है कि साइंस जो सब्जेक्ट है वो हर एग्ज़ाम में साइंस से 1 2 4 5 8 10 क्वेश्चन 100% आते हैं। किसी एग्ज़ाम में साइंस का वेटेज कम है तो किसी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा है। आपने काफ़ी सालों से देखा होगा कि साइंस, रेलवे, एसएससी, रेलवे और भी स्टेट जो पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं उनमें साइंस का काफ़ी अहम रोल है। तो चलिए आज हम फिज़िक्स का सबसे पहला चैप्टर लाइट स्टार्ट करते हैं, जो कि इसका पार्ट 1 है। और इसके बाकी के जो चैप्टर हैं, जो पार्ट हैं, वो भी बहुत ही जल्दी अपलोड होंगे। चलिए तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लाइट कि लाइट जो है एक्चुअल में क्या है। लाइट क्या है? लाइट मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को देख पा रहे हैं या देख पाने में समर्थ हैं तो वो हम लाइट की ही वजह से हैं। क्योंकि लाइट क्या होती है, आपने कभी देखा होगा कि अगर किसी कमरे में अंधेरा होता है, अगर लाइट ना हो तो हमें बिल्कुल भी उसमें दिखाई नहीं देता, और लाइट के कारण ही, मतलब प्रकाश के कारण ही हम देखने में समर्थ हो पाते हैं। चलिए तो अब हम पढ़ते हैं लाइट यानी कि प्रकाश। प्रकाश एक हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। मतलब जो हमारा प्रकाश है उसे ट्रैवल करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्रकाश हमारा हर माध्यम में ट्रैवल कर सकता है, इसलिए हमने इसे एक विद्युत चुंबकीय तरंग कहा है। विद्युत चुंबकीय को इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। और हमारा जो साउंड वेव है वो इसके जस्ट उल्टी होती है। क्योंकि आपको पता है कि आपने काफ़ी बार सुना होगा कि अंतरिक्ष में वैज्ञानिक जाते हैं तो उनको कुछ भी सुनाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि उसमें एटमॉस्फेयर नहीं है, यानी कि वायुमंडल। और जो हमारा साउंड वेव है उसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, और जो हमारी लाइट है उसको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती। और अब इसका सेकंड फैक्ट है कि वेवलेंथ। तो लाइट की जो वेवलेंथ है वो है 3900 एंगस्ट्रॉन से लेके 7800 एंगस्ट्रॉन तक, जिसके कारण हम देख पाते हैं। या हमारी लाइट की जो वेवलेंथ है इससे कम होगी या इससे ज़्यादा होगी तो हम उसको देखने में असमर्थ होंगे, मतलब हम उसको देख नहीं पाएंगे। हम सिर्फ 3900 से लेके 7800 तक की ही वेवलेंथ देख पाते हैं। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंग जब हम साउंड चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको डीपली समझाऊंगा। अभी सिर्फ आप इतना पढ़िए कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। और ये जो डायग्राम बना है इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि जब सूर्य की लाइट है जब पृथ्वी पर पड़ रही है तो वो 8 मिनट 16 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंच रही है, और जो मून है उसकी लाइट अगर पृथ्वी पर पहुंचती है तो वो 1.28 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंच जाती है। और इधर हमने पढ़ा कि प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की जो चाल होती है वो कितनी होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रकाश की चाल की अवधारणा किसने दी थी? तो हमारे एक साइंटिस्ट हैं, इनका नाम है क्या? रीमर नाम के साइंटिस्ट ने प्रकाश की चाल के बारे में बताया। अब देखिए, हर माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। वैक्यूम में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ग्लास में हमारी जो लाइट है उसकी स्पीड होती है 2 × 8 मीटर पर सेकंड। वाटर में हमारी लाइट की स्पीड होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और अब हम लाइट में आगे के जो अभी पढ़ेंगे, वैसे तो हमें लाइट में हम आपको सारी चीज़ें पढ़ाएंगे, लेंस वगैरह, लेंस, आई, और आपको अभी तक फोकल लेंथ वगैरह, लेंस जो एक ऐसा टॉपिक है किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आता, तो उसके लिए हमने अलग से नोट्स बनाए हैं। अभी सिर्फ हम लाइट के इतने पार्ट अभी कंप्लीट करेंगे हमारी सीरीज में, फिर हम आगे जो अगला टॉपिक होगा वो हमारा लेंस वाला पार्ट होगा। तो आज हम जो पढ़ेंगे, आज हम इसमें अभी हम इतने सारे टॉपिक कंप्लीट करवाने हैं। रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसे TIR भी बोलते हैं, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वर्ण विक्षेपण, विवर्तन और व्यतिकरण,
आज इस वीडियो में हम सिर्फ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कंप्लीट करेंगे। आगे के वीडियो में ये जो 4 टॉपिक है वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए आज हम अपना रिफ्लेक्शन स्टार्ट करते हैं इसमें। चलिए तो हमारा जो रिफ्लेक्शन है वो स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि रिफ्लेक्शन जो है, अगर हम किसी चीज़ को देखने में समर्थ हैं, हो पा रहे हैं, तो वो हम रिफ्लेक्शन के कारण ही हो पा रहे हैं। अगर हम किसी चीज़ को देख पा रहे हैं तो वो रिफ्लेक्शन के कारण ही हो पा रहा है। क्योंकि आपको पता है कि अगर हम किसी अंधेरे कमरे में अगर देख पाते हैं किसी चीज़ को, तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी छेद से लाइट आती है और उस कमरे में जाती है और दीवार से टकरा के हमारे आंखों पर पड़ती है। जब भी हम आईने में अपनी शक्ल देखते हैं या हम अपना फेस देख पा रहे हैं तो वो रिफ्लेक्शन के थ्रू ही देख पा रहे हैं, क्योंकि लाइट जो होती है वो आईने पर पड़ती है और उससे टकरा के हमारी आंखों पर पड़ती है। तो ये हमारी रिफ्लेक्शन की प्रोसेस होती है। हम किसी चीज़ को देख पाते हैं तो वो रिफ्लेक्शन की प्रोसेस ही देख पाते हैं। चलिए अब देखते हैं कि रिफ्लेक्शन की प्रोसेस में क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन की प्रोसेस में हमारा जो हमारा बेसमेंट होता है, तल, उस पर किसी भी लाइट को हम पास करते हैं, उसे हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। और जब वो लाइट टकरा के किसी दूसरी जगह चली जाती है तो उसे हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। और जो हमारा अभिलंब होता है नॉर्मल, वो हमारा सेंटर में रहता है। तो जितना एंगल अभिलंब के साथ हमारे इंसिडेंट रे का बनेगा, उतना ही एंगल हमारा रिफ्लेक्टेड रे का बनेगा। जो रिफ्लेक्शन की प्रोसेस में 100% होता है। इसमें दोनों एंगलों का जो सम है बिल्कुल इक्वल होता है। अगर ये वाला एंगल इंसिडेंट एंगल 45 डिग्री का है तो हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल भी 45 डिग्री का होगा। और रिफ्लेक्शन की प्रोसेस में हमारा जो इंसिडेंट है, हमारी जो तीनों तल हैं, मतलब जो प्रोसेस होगी वो एक ही तल पर होगी। इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारे एक ही जो तल है बेसमेंट, उस पर होगी। चलिए अब आगे देखते हैं कि रिफ्लेक्शन में प्रकाश का कौन सा गुण चेंज हो जाता है। ये कंसेप्ट आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा, ये आपको आज मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले के कंसेप्ट शायद आपने पढ़े हों, और जहाँ तक है मुझे पता है आपने पढ़े होंगे। लेकिन ये वाला जो कंसेप्ट है, ये हम आपको एक अलग कंसेप्ट बता रहे हैं, जो कि काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि जब रिफ्लेक्शन की प्रोसेस होती है तो प्रकाश का कौन सा गुण चेंज हो जाता है, कौन सा गुण चेंज हो जाता है। तो रिफ्लेक्शन की प्रोसेस में हमारी वेवलेंथ चेंज नहीं होती, फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती, वेलोसिटी चेंज नहीं होती, सिर्फ इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड बदलता है, यानी कि तीव्रता और आयाम ही बदलता है रिफ्लेक्शन की प्रोसेस में। चलिए अब हम आवृत्ति को देखते हैं। आवृत्ति बराबर होता है प्रकाश का वेग अपन तरंग दैर्घ्य, यानी कि μ=c/λ। ये फॉर्मूले को आप काफ़ी अच्छे से याद कर दीजिए। अभी हम इसके आगे के चैप्टर में इनके न्यूमेरिकल भी करवाएंगे, और काफ़ी सारे एग्जामों में ये फार्मूला डायरेक्टली पूछा गया था। अभी ALP और NTPC काफ़ी बार SSC में भी पूछा गया ये फार्मूला। डायरेक्ट फार्मूला पूछ लेते हैं कि μ=c/λ, डायरेक्ट फार्मूला पूछा जाता है काफ़ी सारे एग्जामों में। चलिए अब ये हमारा रिफ्लेक्शन इधर होता है कंप्लीट। अब हमारा दूसरा टॉपिक रिफ्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम देखेंगे रिफ्रैक्शन, यानी अपवर्तन। अपवर्तन जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है कि अपवर्तन, तो अपवर्तन को हमने बराबर लिखा है धोखा, यानी कि अपवर्तन मतलब होता है धोखा। मतलब जैसा हम सोचते हैं वो होता नहीं है, और जो होता है वो हम सोच नहीं पाते, मतलब हमारी सोच से जस्ट उल्टा होता है अपवर्तन के केस में। क्योंकि क्या होता है, जब हम हवा में किसी लाइट को पास करते हैं और जब वो पानी में ट्रेवल होके जाती है तो हमें ऐसा लगता है कि वो लाइट बिल्कुल सीधी गई है, लेकिन वो सीधी नहीं होती, वो नॉर्मल से थोड़ा बेंड हो जाती है, मतलब नॉर्मल से दूर हो जाती है। ये किस लिए होता है, तो क्या होता है, लाइट जब हमारी, अभी हमने पीछे आपको बताया था कि लाइट की हर मीडियम में अलग अलग स्पीड रहती है। जैसे ये इस वजह से होता है कि चालों में अंतर के कारण पथ से विचलित हो जाती है। तो हर मीडियम में लाइट की स्पीड अलग है, तो पहले हवा में उसकी स्पीड अलग थी, अब पानी में जाएगी तो उसकी अलग स्पीड होगी, तो वो अपने नॉर्मल से दूर हो जाएगी। तो नॉर्मल से दूर हो जाएगी तो हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल भी हमारा काफ़ी वो बढ़ेगा, लंबा बड़ा बनेगा। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल R हमारा बड़ा होता है और इंसिडेंट एंगल हमारा छोटा होता है। अब हम देखेंगे कि रिफ्रैक्शन में प्रकाश का कौन सा गुण बदलता है।
जो रिफ्रैक्शन की जो प्रोसेस होती है उसमें हमारा लाइट का कौन सा गुण चेंज होता है। तो हमारी फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती, हमारी वेवलेंथ चेंज हो जाती है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है, इंटेंसिटी चेंज हो जाती है। और ये तीनों चेंज इसलिए होंगे क्योंकि उसकी स्पीड चेंज हो रही है। वो किसी एक मीडियम में थी, फिर दूसरे मीडियम में जाएगी। और हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि चाल की हर मीडियम में उसकी जो चाल है लाइट की वो अलग अलग होती है। चलिए अब इसमें और आगे देखते हैं, आगे क्या है इसमें। इसमें आगे है हमारा कि जब प्रकाश की जो रे है, किरण, विरल से सघन माध्यम में जाएगी, यानी कि इस बार क्या होगा कि पानी से हवा में जाएगी। तो पानी से जब प्रकाश की किरण हवा में जाएगी तो वो क्या होगा, हमारे नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। माने कि यहाँ कि इस बार हमारा इंसिडेंट एंगल हमारा बड़ा होगा और हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल हमारा छोटा होगा। और ये क्या होगा, जब ये इस टाइप से अगर जाएगी पानी से हवा में तो ये नॉर्मल की साइड बेंड हो जाएगी, मतलब नॉर्मल की साइड झुक जाएगी। अभी पहले क्या हो रहा था, वो नॉर्मल से अलग हट रही थी, दूर हो रही थी, लेकिन इस बार नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। चलिए अब इसमें आगे देखते हैं। इसमें चलिए अब आगे हमारा क्या है, इसमें अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक का मतलब क्या होता है, अपवर्तनांक का मतलब होता है प्रकाश का निर्वात में वेग अपॉन माध्यम में प्रकाश का वेग। तो हमारा म्यू इक्वल्स टू अपॉन सी वी, ये भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जामों में पूछा गया है। और ये हमारा अपवर्तनांक का फॉर्मूला जो कि अपवर्तनांक को डिफाइन करता है। अपवर्तनांक को इंग्लिश में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। अब आता है हमारा इसी में स्नेल का नियम। जो हमारे साइंटिस्ट थे स्नेल थे, उन्होंने एक नियम दिया था जो इस प्रकार है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे आगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, मतलब हर चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है, क्योंकि लाइट किसी एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाएगी तो जो एंगल बनेगा तो वो हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएंगे। तो हर चीज़ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग होता है और काफ़ी सारे एग्जामों में पूछा गया है। मैंने बहुत सारे पेपर देखे प्रीवियस ईयर के, मतलब हर क्वेश्चन, मतलब एक आध क्वेश्चन हर बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से एक आध क्वेश्चन बनता ही है कि वैक्यूम का रिफ्रैक्शन, मतलब किसी ना किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम देखेंगे वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, हमारा 1 है। एयर का हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.003। वाटर का है हमारा 1.33। ग्लास का हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.51। डायमंड का हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42। ये डायरेक्टली पूछा जाता है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। और हमारा जो लाल कलर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है और हमारा जो बैगनी कलर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा है। जो हमारे रेलवे के सिग्नल रहते हैं वो इसीलिए हमारे लाल कलर के बनाए जाते हैं क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम है, यानी कि लाल कलर फैलता नहीं होता, स्कैटरिंग नहीं होती। और हमारा जो आसमान लाल है वो बैगनी कलर के कारण ही है, क्योंकि हमारा बैगनी कलर उसकी स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है। तो इसलिए हमारा जो आसमान है वो हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है, क्योंकि बैगनी कलर स्कैटरिंग हो जाता है, मतलब अलग अलग हो जाता है स्कैटरिंग से। क्यों? क्योंकि उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा है। चलिए अब हम अपवर्तन के कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे। जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अपवर्तन का मतलब होता है धोखा। तो आप समझ रहे होंगे कि इसमें धोखा होता है हमारे साथ, मतलब कैसे कि तारों का टिमटिमाना। हमें दूर से ऐसा लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं, हिल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तारे एक गैसी गोला है जो सिर्फ जलता रहता है। और हमारे वायुमंडल में धूल कण वगैरह, पॉल्यूशन वगैरह, एयर वगैरह, जितना सारा वायुमंडल है, इसकी वजह से हम अर्थ से उसको देखते हैं तो हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। सेकंड एग्जांपल है हमारा जल में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। जब हम पानी में सिक्के को देखते हैं तो वो हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तो हमें ऐसा लगता है कि सिक्का काफ़ी ऊपर है, लेकिन जब हम हाथ डालते हैं तो उसकी वास्तविक गहराई का हमें एहसास होता है कि सिक्का काफ़ी गहराई में पड़ा हुआ था। सूर्यास्त या सूर्योदय का आभास होना। हमें लगता है कि सूर्योदय होता है या सूर्यास्त होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। प्रकाश की किरण हमसे दूर रहती है, फिर वो पहले पास होती है जब मॉर्निंग होती है, और जब नाइट होती है सूर्यास्त के समय वो हमसे दूर जाती है और हमें लगता है कि पहाड़ी के पीछे सूर्य डूब रहा है। सूर्य कभी नहीं डूबता, वो हमेशा रहता है। हमारे अर्थ के रोटेशन के कारण ही हमारी जो पृथ्वी है उस पर एक जो हमारे 24 आवर में डे होता है और हमारा नाइट होता है।
चौथा एग्जाम्पल है इसका, जल से भरे हुए पात्र में छड़ टेढ़ी दिखाई देना, यानी कोई लकड़ी या कोई छड़ या रॉड जब हम पानी में डाल देते हैं तो ऊपर से देखते हैं तो वो हमें टेढ़ी लगती है, लेकिन वो टेढ़ी होती नहीं है, क्योंकि लकड़ी को अगर आप लोहे के छड़ को पानी में डालेंगे तो वो कैसे टेढ़ी हो जाएगी, वो तो सीधी ही रहेगी, लेकिन हमें अपवर्तन के कारण वो हमें टेढ़ी दिखाई देती है। तो धन्यवाद दोस्तों, मुझे लगता है आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।